माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका नोटबुक का इस संस्थान में। आज हम आपको आर जो टेस्ट सीरीज हमारे संस्थान द्वारा चलाया जा रहा है, उस पहले टेस्ट की संपूर्ण व्याख्या हम लेके आए हैं कि कैसे आपको पेपर सॉल्व करना है। तो उसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे। तो आर का जो टेस्ट पेपर हम लोग चला रहे हैं अपने संस्थान नोटबुक का इस संस्थान की तरफ से, उसका डिटेल हम आप लोग को समझाएंगे कैसे क्वेश्चन अटेंड करना है। तो ध्यानपूर्वक आप लोग उसको देखिएगा और नोट डाउन करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखेंगे हम लोग पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब ये तीन कथन दिया गया है, उसके ऊपर आपको विचार करना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो पहला कथन के बारे में हम लोग देखेंगे। दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था मुख्यतः अरबी फारसी पद्धति पर आधारित थी। तो पहला जो सेंटेंस वो क्या है, दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था मुख्यतः अरबी फारसी पद्धति पर आधारित थी। मतलब कि प्रशासनिक व्यवस्था दिल्ली सल्तनत की अरबी फारसी पद्धति पर आधारित थी। ये पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस है सैनिक संगठन तुर्क मंगोल पद्धति पर आधारित था। सैनिक संगठन तुर्क मंगोल पद्धति पर आधारित था। तीसरा सेंटेंस है केंद्रीय शासन का प्रधान सुल्तान था। केंद्रीय शासन का प्रधान सुल्तान था। उपरोक्त में से गलत का चयन करें। ये ध्यान रखना है, गलत का चयन, गलत और सही आ जाता है ऑप्शन में कि ये हमको पकड़ के चलना है। तो उपरोक्त कथनों में गलत का चयन करना है आपको। ऑप्शन आपको आगे चार दिया है। ए है एक और दो, बी है दो व तीन, सी है एक और तीन, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों ही कथन सही है। ये तीनों ही कथन सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी। मतलब कोई भी कथन गलत नहीं है। ठीक है। इसका हम लोग व्याख्या देख लेंगे। इसका उत्तर क्या है, डी है। उसका व्याख्या हम लोग देख लेंगे। व्याख्या में है कि दिल्ली सल्तनत की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वह मुख्यतः अरबी फारसी पद्धति पर आधारित थी। अरबी फारसी पद्धति पर आधारित थी। और जो सैनिक संगठन था वह तुर्क मंगोल पद्धति पर आधारित था। और सुल्तान जो था वह केंद्रीय प्रशासन का प्रधान था। ठीक है। वह सबसे बड़ा न्यायाधीश व सेनाओं का सेनापति था। सैद्धांतिक रूप से सुल्तान की शक्ति पर किसी का नियंत्रण नहीं था। सैद्धांतिक रूप से सुल्तान पर किसी का नियंत्रण नहीं था, लेकिन व्यवहारिक रूप से अमीर वर्ग व उलेमाओं का नियंत्रण था। मतलब सिद्धांतिक रूप से क्या था कि उन सुल्तान पर किसी का नियंत्रण नहीं था, लेकिन व्यवहारिक रूप से क्या था, उलेमा और जो अमीर वर्ग थे उनका नियंत्रण था। शरीयत की मान्यता प्राप्त रूढ़िवादी व्याख्याकारों का उलेमा कहा जाता है। उलेमा किसे कहा जाता है, उलेमा किसे कहा जाता है, शरीयत की मान्यता प्राप्त रूढ़िवादी व्याख्याकार जो थे उनको उलेमा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सल्तनत कालीन केंद्रीय प्रशासन के विभाग व पदाधिकारियों का को सुलमित करना है, सुमेलित करना है। एक तरफ विभाग है, एक तरफ विभाग दिया हुआ है, दूसरी तरफ पदाधिकारी दिया हुआ है। इसको सुमेलित करना है, मतलब मिलान करना है। पहला है दीवान ए वजारत। ठीक है, दीवान ए वजारत। इसके आगे दिया है वजीर। दूसरा है दीवान ए अर्ज। इसके आगे दिया है आरिजे मुमालक। तीसरा है दीवान ए इंसा। इसके आगे दिया है इंसान ए मुमालक। चौथा है दीवान ए रसालत। इसके आगे दिया है रसालत मुमालक। देखिए अब चारों ऑप्शन में कौन सा सही है, ए बी सी डी। ए ऑप्शन है एक दो तीन चार, बी ऑप्शन है एक दो चार तीन, सी ऑप्शन है दो एक तीन चार, डी ऑप्शन है दो एक चार तीन। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ए है। इसका सही ऑप्शन क्या है, मतलब कि ये एक दो तीन चार सब मिले हुए हैं। दीवान वजारत वजीर, दीवान अर्ज आरिज मुमालक, दीवान इंसा इंसा मुमालक, दीवान रसालत रसालत मुमालक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एक दो तीन चार। इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं।
इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। दीवान ए विजारत का जो प्रधान था वो वजीर होता था। प्रारंभ में ये सैनिक हुआ करता था, प्रारंभ में क्या था, वो सैनिक हुआ था, परंतु 14वीं सदी से वजीर वित्त मंत्री की भांति कार्य करने लगा था। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग था जिसका प्रधान आरिजे मुमालिक होता था। दीवान ए इंसा एक शाही पत्राचार विभाग था जिसका प्रधान इंसा मुमालिक होता था। दीवान ए रसालत एक विदेश विभाग था, ये क्या था, एक विदेश विभाग था जिसका प्रधान रसालत मुमालिक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित सल्तनत कालों में से किस काल को सल्तनत का वजीर कहा जाता है? किस काल को सल्तनत का वजीर कहा जाता है? निम्नलिखित कालों में किस काल को सल्तनत का वजीर कहा जाता है? तो पहला है गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश और चौथा है लोधी वंश। इन चारों में कौन सा काल है जो सल्तनत का वजीर जिसको कहा जाता है, सल्तनत का वजीर? तो इसका सही ऑप्शन है सी, तुगलक वंश को। तुगलक वंश को क्या कहा जाता है? सल्तनत का वजीर। तुगलक काल को वजीर पद का स्वर्णिम काल कहा जाता है, स्वर्णिम काल कहा जाता है। गुलाम वंश में जो वजीर का पद था उसकी स्थिति क्या थी? अच्छी नहीं थी। गुलाम वंश में जो वजीर का पद था उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी। बलबन के समय वजीर की शक्तियां सबसे निम्नतम बिंदु पर पहुंच गई थी। बलबन के समय वजीर की जो शक्तियां थी सबसे निम्नतम बिंदु पर पहुंच गई थी। खिलजी वंश में पुनः इसके पद को प्रतिष्ठित किया गया। खिलजी वंश काल में क्या हुआ? इसके पद को पुनः प्रतिष्ठित किया गया। और लोधी काल में वजीर की जो स्थिति थी, जो गरिमा थी, बहुत ज्यादा गिर गई थी। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, वह गलत की पहचान करें। मतलब आपको गलत छांटना है। इन चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से क्या करना है? गलत ऑप्शन छांटना है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में रहेगा सही क्या है गलत क्या है, तो ये सही गलत पे जरूर ध्यान देना है। ठीक है, जैसे इधर क्या दिया है? पदाधिकारी, इधर कार्य दिया है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? सर ए जानदार, सर ए जानदार, सर ए जानदार। इधर इसका कार्य क्या था? सुल्तान के अंगरक्षक का प्रधान होता था। क्या ये सही है या गलत है, ये आपको छांटना है। अमीर ए बहर, अमीर ए बहर आंतरिक जलमार्ग नौकायन का प्रबंधन करता था, ये उसका कार्य था। क्या ये सही है या गलत है, आपको छांटना है। अमीर ए आखुर, अमीर ए आखुर ये सैन्य प्रधान था, इसका कार्य क्या था? सैन्य प्रधान का था। क्या ये सही है या गलत है, ये आपको ध्यान देना है। अमीर ए मजलिस, अमीर ए मजलिस इसका काम क्या था? सभाओं व दावतों जैसे उत्सवों का प्रबंधन करता था। सभाओं व उत्सवों क्या करता था? दावतों का क्या करता था? प्रबंधन करता था। क्या ये सही है या गलत है, आपको छांटना है। तो इसका जो सही आंसर वो क्या है? सी है, सी इसका सही आंसर है। अमीर ए आखुर ये क्या है? ये सैन्य प्रधान नहीं था। अमीर ए आखुर जो था वो अश्वशाला का प्रधान होता था, ये अश्वशाला का प्रधान होता था, ये आपको ध्यान देना होता है। ठीक है, यही इस क्वेश्चन में ध्यान देना रहता है। छोटी छोटी बातों से ही क्वेश्चन मिस्टेक हो जाते हैं और हम आता हुआ क्वेश्चन गलत करके चले जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि गलत दिया है क्वेश्चन में, हम क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पे गलत छांटना है या सही छांटना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है, यही ध्यान देना है, सही नहीं है। मजूमदार आय व्यय तथा शेष राशि का हिसाब करना। मजूमदार क्या काम था? आय व्यय तथा शेष राशि का हिसाब करना। खाजिन कोषाध्यक्ष था। मुहतशिब गुप्तचर था। मुतशरीफ शाही कारखानों की देखभाल करना था। तीन चारों ऑप्शन में कौन सा गलत है? सी है। कौन सा सही नहीं है? सी है। मुहतसिब जो था वो लोगों के आचरण पर नजर रखता था। वो क्या करता था? लोगों के आचरण पर नजर रखता था, ना कि गुप्तचर था, ना कि गुप्तचर था। ठीक है, वो लोगों के आचरण पर नजर रखता था। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित पर विचार करें व सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर का चयन करें। अभी तक कुछ क्वेश्चन था कि गलत उत्तर का चयन करें, अब सही उत्तर का चयन करना है। मुफ्ती का पद न्याय करना था। मुफ्ती एक पद था, उसका कार्य क्या था? न्याय करना। ये ध्यान रखना है। काजी, काजी जो था वो क्या करता था? धर्म की व्याख्या करता था। क्या ये दोनों ऑप्शन सही हैं? इन दोनों में से कौन सा सही है? एक, दो, या दोनों, या कोई नहीं? इसमें से आपको छांटना है। इसका जो आंसर वो क्या है? डी है, इनमें से कोई नहीं। मतलब कि मुफ्ती का जो कार्य था वो न्यायिक न होकर धर्म की व्याख्या करना था। मुफ्ती का जो कार्य था वो न्यायिक न होकर धर्म की व्याख्या करना था, जबकि काजी जो पद था उसका न्यायिक काम था। तो जस्ट अपोजिट दोनों का दिया हुआ था। ये आपको छोटी छोटी बात ध्यान रखनी है। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित सल्तनत काल की इकाइयों को उनके घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। मतलब घटते क्रम में उनको लगाना है, व्यवस्थित करना है। क्या है सल्तनत काल की जी? ये क्या है? इकाइयां हैं। इक्ता, सिख, परगना, ग्राम। इसको घटते क्रम में लगाना है। तो इसका ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। दो तीन चार, एक दो, एक दो चार तीन, एक दो चार तीन, दो तीन चार एक, एक दो चार तीन, दो एक तीन चार, दो एक चार तीन। तो इसका जो सही आंसर वो क्या है? दो तीन चार एक। ठीक है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जान देंगे कि प्रांतों को क्या कहा जाता था? इक्ता कहा जाता था। प्रांत मतलब जैसे जिला हो गया वो प्रांत हो गया, तो क्या कहते थे? इक्ता कहा जाता था। और इसका जो प्रधान होता था उसको इक्तादार कहते थे। इसके प्रधान को क्या कहते थे? इक्तादार कहते थे। इक्ताओं को पुनः जिला में बांटा गया था। इक्ताओं को क्या है? पुनः जिले में बांटा गया था। और जिलों को सिख कहा जाता था। जिलों को सिख कहा जाता था। याद ध्यान रखिए, जिलों को क्या? सिख कहा जाता था। और सिखों को क्या है? परगना में बांटा जाता था। सिखों को क्या है? परगना में बांटा जाता था। और प्रत्येक परगने में आमिल एवं अमन मुंसिफ नाम का एक अधिकारी होता था। एवं मुंसिफ नाम का एक अधिकारी होता था। प्रत्येक परगने में अमील एवं मुंसिफ एव, एवं मुंसिफ, अमील एवं मुंसिफ नामक अधिकारी होते थे। परगना को पुनः ग्राम में बांटा जाता था। परगना को पुनः ग्राम में बांटा जाता था। और ग्राम का जो अधिकारी होता था उसको चौधरी, चौधरी खुद मुकद्दम कहा जाता था। खुद या मुकद्दम ये कहा जाता था ग्राम का जो अधिकारी होता था। और ये जो पद था वो वंशानुगत होता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से सल्तनत काल में निसाब, निसाब ये शब्द जो है ये क्या था सल्तनत काल में? ये हमको ध्यान देना है, उसको सही करना है। निसाब क्या था? ये छांटना है हमको। मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। क्या ये था? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था? या संपत्ति की वह मात्रा जिससे अधिक मात्रा में संपत्ति होने पर जकात देना पड़ता था? ये था। गया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। तो इसको इनमें से चारों में से छांटना है कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर वो क्या है? सी है। सी इसका सही आंसर है। इसका इसका जो आंसर, इसकी व्याख्या हम देखेंगे। संपत्ति की वह मात्रा जिससे अधिक संपत्ति होने पर, जैसे किसी के पास अधिक संपत्ति होने पर क्या होता था? उसको जकात देना पड़ता था। वही था, क्या था? वो निसाब था। और मुसलमानों से जो लिया जाता था कर, उसको क्या कहते थे? उस्र था। उस्र कहा जाता था। जो मुसलमानों से कर लिया जाता था भूमि कर, उसे उस्र कहते थे। गैर मुसलमानों से जो लिया जाने वाला कर था उसको क्या कहते थे? खराज कहते थे। उसको खराज कहते थे। और जो जकात था वो मुसलमानों पर धार्मिक कर था। वो मुसलमानों पर क्या था? जो वो धार्मिक कर था, जो उनकी संपत्ति का 2.5% की दर से देना पड़ता था। जजिया जो कर था, जजिया जो कर था वो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। जजिया जो था वो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला क्या था? धार्मिक कर था। उसके बदले में उनको जो सुल्तान होता था क्या मुहैया कराता था? सुरक्षा व जीवन, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा अधिकार प्रदान करता था। साथ ही साथ सैन्य सेवा भी
उपलब्ध कराता था। अगला है, अगला हम 9वां क्वेश्चन देखेंगे, खुम्स। खुम्स क्या था, ये हम लोग ध्यान देखेंगे, खुम्स क्या था। वंशानुगत संपत्ति था, पैतृक संपत्ति था, लूट व भूमि में गड़े खजाना था, या एक प्रकार का अस्त्र था जो तेज धारदार होता था। तो हम लोग देखेंगे खुम्स क्या था, इसका जो सही आंसर वो क्या है, सी है। इसका जो सही आंसर वो क्या है, सी है। खुम्स जो था वो एक प्रकार का क्या था, लूट या जमीन में गड़े खजाने, जो राज्य के हिस्से का 1.4 था। ठीक है, ये लूट खुम्स क्या था, जो लूट, जैसे कहीं जाते थे युद्ध वगैरह करते थे, जो लूटते थे, जो लूट से जो मिली संपत्ति होती थी उसको कहा जाता था, खुम्स कहा जाता था। इस पे जो राज्य का हिस्सा होता था वो 1/4 होता था, बाकी जो हिस्सा था वो सैनिकों को या जो खजाना ढूंढने वाला होता था उसको मिलता था। ठीक है, इसमें दो बातें हैं, एक जो लूट पे मिलती थी और दूसरा जो जमीन में गड़े होते थे, यानी कि जो जमीन के अंदर खजाने गड़े हुए थे वो जो मिलता था उसको भी खुम्स कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने खुम्स का लगभग 4/भाग स्वयं लिया, जबकि बाकी जो है 1/भाग वो सैनिकों के लिए छोड़ दिया था। इसी तरह फिरोज शाह तुगलक ने पुनः 1/5 भाग लिया, जबकि सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने में अपना हिस्सा नहीं लिया। तो ये क्वेश्चन पूछता है किसने खुम्स में हिस्सा नहीं लिया था, तो वो कौन था, सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, दीवान मुस्तखराज। 10वां क्वेश्चन क्या है, दीवान मुस्तखराज, ये क्या था, हम लोग जानेंगे। दीवान मुस्तखराज जो शब्द आया है वो क्या था, उसमें हम लोग देखेंगे। इसको कर उगाही करने वाला कहते थे। ए ऑप्शन है कर उगाही करने वाला, बी ऑप्शन है भूमि पैमाइश की निगरानी करने वाला, सी ऑप्शन है बकाया भूमि राजस्व वसूलने वाला, डी ऑप्शन है सैन्य विभाग की निगरानी करने वाला। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा सी। इसका सही आंसर होगा क्या, सी। सी मतलब कि जो दीवान मुस्तखराज था वो जो भूमि पर राजस्व बकाया होता था उसको जो वसूलता था उसको क्या कहते थे, दीवान मुस्तखराज। और इस विभाग की जो स्थापना किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने इस विभाग की क्या की थी, स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भूमि की पैमाइश को सल्तनत काल में क्या कहा जाता था। भूमि की पैमाइश को सल्तनत काल में क्या कहा जाता था। ऑप्शन है आपके सामने चार, नस्क, मुक्तई, कनकुड, मशाहत। तो भूमि की पैमाइश को क्या कहा जाता था, इसका सही आंसर है मशाहत। भूमि की पैमाइश को मसाहत कहा जाता था, सल्तनत काल में मसाहत कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की पैमाइश करवाई और उसके वास्तविक आधार पर राजस्व प्राप्त किया। तो ये याद रखिएगा कि पहली बार भूमि की पैमाइश किसने करवाई, तो वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। इसको हमेशा याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे, सल्तनत काल में मुक्ता। 12वां क्वेश्चन है, सल्तनत काल में मुक्ता, ये मुक्ता मकाता ये क्या था, ये हम लोग ध्यान देंगे। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर ओ आर ओ जैसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसके आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। तो सल्तनत काल में मुक्ता या मकाता क्या था, भूमि पैमाइश, कर का एक प्रकार, ठेकेदारी पर राजस्व वसूली, या रिश्तेदारों द्वारा पर दी जाने वाली संपत्ति, मतलब रिश्तेदारों द्वारा जो संपत्ति दी जाती थी उसको कहा जाता था। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, इसका सही ऑप्शन है सी। इसका जो सही ऑप्शन है वो सी, ठेकेदारी पर राजस्व वसूली क्या कहते थे, मुक्ता या मकाता कहते थे। ठीक है, यहाँ देखेंगे लोधी शासकों के समय पर मुक्ता को क्या कहा जाता था, वजहदार कहा जाता था। ये नोट कर लीजिएगा कि लोधी के समय में मुक्ता को वजहदार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें।
अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को एकता प्रदान किया, क्या ये ऑप्शन सही है? इल्तुतमिश ने सैनिकों को नगद वेतन दिया, क्या ऑप्शन सही है? तो हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। सत्य कथन का चयन करना है। पहला ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन में 2, या सी ऑप्शन में 1 या 2 दोनों सही है, या डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो हमको छांटना है। इसका सही आंसर क्या है? डी है। डी मतलब इनमें से कोई नहीं। अब हम देखेंगे सही सही आंसर क्या होगा इसका। अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम स्थायी रूप से सेना का गठन किया व उनको नगद वेतन प्रदान किया था। तो नगद वेतन इल्तुतमिश ने प्रदान नहीं किया था, बल्कि अलाउद्दीन खिलजी ने प्रदान किया था। जबकि इल्तुतमिश जो है अपने सैनिकों को एकता प्रदान करता था, नगद वेतन की जगह क्या करता था? एकता प्रदान करता था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को सत्ता हस्तांतरित करने की जो अंतिम तारीख थी वो तय कर दी थी, अंतिम तारीख तय कर दी थी। ठीक है, वो क्या तारीख क्या थी वो हम देखेंगे। जून 1947 ईस्वी, अगस्त 1947 ईस्वी, जून 1948 ईस्वी, या अगस्त 1948 ईस्वी। ये हम लोग इसका सही आंसर क्या है वो देखेंगे। तो इसका जो सही आंसर वो क्या है? जून 1948 ईस्वी में तय किया गया था। इसकी व्याख्या हम देखेंगे, इसमें इसके पीछे की क्या घटना घटी तो ये हम देखेंगे। लॉर्ड वेवेल जो थे 1944 ईस्वी में भारत आए और वो 1947 तक भारत में रहे। इसी समय क्या हुआ, फरवरी 1947 ईस्वी में ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली वो बने। ठीक है, और उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि जून 1948 तक भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी और उनको सत्ता जो हस्तांतरित की कर दी जाएगी। ठीक है, 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया जिसे 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृति मिल गई। ठीक है, तो इसके पीछे का ये घटनाक्रम रहा है। बाकी चीजें हम आप लोग अपने क्लास में देखेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में सारा डिटेल देखेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका थी वो कहाँ से प्रकाशित होता था? ठीक है, इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका थी वो कहाँ से प्रकाशित होती थी? ऑप्शन आपके पास 4 है, फ्रांस से, इंग्लैंड से, दक्षिण अफ्रीका से, या अमेरिका से। इसका जो सही आंसर है वो क्या है? सी, दक्षिण अफ्रीका से। तो इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका थी वो प्रकाशित होती थी दक्षिण अफ्रीका से। इसकी इसकी व्याख्या हम देखेंगे। 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका एक मामले के सिलसिले में गए थे। महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे एक मामले से संबंधित। वहां वो 22 साल तक रुके। महात्मा गांधी वहां 22 साल तक रुके, और इस दौरान क्या है कि वो वहां पे रह रहे भारतीयों की समस्या के बारे में वहां की सरकार को क्या है अवगत कराया। लेकिन होता क्या था कि वहां भी ब्रिटिश सरकार की गवर्नमेंट थी तो वो सुनती नहीं थी, वहां भी विभेद था, यहाँ वहां भी बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था। तो महात्मा गांधी ने वहाँ कई आंदोलन चलाए वहाँ की लोगों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, साथ ही साथ उनके साथ न्याय के लिए वहाँ कई उन्होंने आंदोलन चलाए। और बार बार जो समस्या होती थी वहाँ पे रह रहे इंडियंस को, उसकी जो समस्या होती थी उसको वो वहाँ की इंग्लैंड की सरकार को अवगत कराते रहते थे, ब्रिटिश सरकार को अवगत कराते रहते थे। इसी दौरान अपने प्रवास के दौरान ही महात्मा गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका या समाचार पत्र को है वो जारी किया था। तो इसमें देखिए 2 आंसर मिला आपको कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका जो थी वो कहाँ से प्रकाशित होती थी और इसे कौन लाता था। तो इसको जो कौन लाता था वो कौन थे? महात्मा गांधी थे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1931 ईस्वी में निम्न में से कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? 1931 ईस्वी में कौन सा अधिनियम पारित हुआ था ये हम देखेंगे। समाचार पत्र पर आपत्तिजनक विषय अधिनियम, भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियां अधिनियम, अनुज्ञप्ति अधिनियम, या समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम। तीन चारों में सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है बी। 1931 में क्या हुआ था, उसमें भारत अपने स्वतंत्रता आंदोलन में चरम सीमा पे था, कई आंदोलन चलाए जा रहे थे, समाचार पत्रों का भी इसमें बहुत बड़ा रोल था। तो ब्रिटिश सरकार को क्या लग रहा था कि अगर
समाचार पत्रों पर बैन नहीं लगाया गया तो हमारी जो साम्राज्य बढ़ाने की जो शक्ति है, या फिर कह सकते हैं जो यहाँ पे राज्य करने की जो हमारी अवधारणा है, वो धीरे धीरे क्या होगी, कमजोर होती चली जाएगी। लोगों को हमारा लोगों को हमारे भ्रम के बारे में पता चलने में समय नहीं लगेगा। और साथ ही साथ भारत जो है, अगर वो एकजुट होकर हमारे खिलाफ अगर आंदोलन करता है तो हमको भारत छोड़ना पड़ जाएगा। तो उसने क्या सबसे पहले क्या किया कि जिससे दूर दराज लोगों को सरकार की नीतियां कुरीतियों के बारे में पता चलता है, पहले उस पर उन्होंने लगाम लगना शुरू किया। जैसे तो उसके लिए क्या किया, 1931 में क्या किया, इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट पारित किया गया। इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट पारित किया गया, जिससे क्या होगा कि समाचार पत्र पर संकटकालीन, जिसे क्या कहते हैं, समाचार पत्र पर संकटकालीन अधिनियम भी कहते हैं। तो समाचार पत्रों पर बैन लगाना शुरू कर दिया। जैसे कि हिंदी जो समाचार पत्र थे उनको बैन लगाया गया, और उसके जो समाचार पत्र जो निकालते थे उनको सजा का प्रावधान किया गया। तो कई ऐसे समाचार पत्र थे जो रातों रात अपने आप को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिए थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी। 17वां जो क्वेश्चन है वो क्या, गदर पार्टी को पहले किस नाम से जाना जाता था। गदर पार्टी को पहले किस नाम से जाना जाता था। भारतीय स्वतंत्रता समिति, ए ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता समिति, बी ऑप्शन है भारत गणतंत्र सेना, सी ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय सेना, डी ऑप्शन है हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, इसका सही ऑप्शन है डी, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। अब हम थोड़ा सा गदर पार्टी के बारे में जान लेते हैं। गदर पार्टी की स्थापना किसने की, कहाँ की। तो गदर पार्टी की जो स्थापना थी वो अमेरिका में लाला हरदयाल के सहयोग से हुई थी। तो कहाँ हुई थी, अमेरिका में हुई थी, लाला हरदयाल के सहयोग से हुई थी। इसका जो पहले नाम था वो क्या था, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट के नाम से जाना जाता था। प्रथम युद्ध विश्व युद्ध के समय क्या हुआ था, भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियों में वृद्धि हुई थी वो गदर पार्टी की वजह से ही हुई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 18वां क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कौन से अधिवेशन में, मतलब कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था, कौन से अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की। अपनी नीति किसने घोषित की, कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के लिए भी अपनी नीति घोषित की। ऑप्शन हमारे पास चार है। ए ऑप्शन नागपुर अधिवेशन 1920, लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1924, या बम्बई अधिवेशन 1885। तो इसका सही आंसर क्या है, उत्तर ए। इसका जो सही आंसर क्या है, उत्तर ए। नागपुर अधिवेशन 1920 में पहली बार जो है कांग्रेस ने देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की, मतलब देशी रियासतों के बारे में बातचीत कब हुआ, नागपुर अधिवेशन में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 में हुई थी, और इसमें इसका जो वार्षिक अधिवेशन हर वर्ष होता था, उस समय नागपुर में वार्षिक अधिवेशन था। वहीं पे जो है देशी रियासतों के बारे में बातचीत हुई थी कि इनके बारे में हम लोग क्या रणनीति या नीति अपनाई जाए। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है। 19वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम महामंत्री कौन थे। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम महामंत्री कौन थे, हम लोग देखेंगे। ऑप्शन है हमारे सामने, चार ऑप्शन है। लाला लाजपत राय, दीवान चमन लाल, जमुना लाल बजाज, JRD टाटा। इसका सही ऑप्शन क्या है, दीवान चमन लाल। इसका सही ऑप्शन क्या है, दीवान चमन लाल। ये हम लोग देखेंगे अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की जो संघ था उसकी स्थापना 1920 में हुई थी। ये सब इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाइएगा। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे कौन थे, लाला लाजपत राय थे। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय थे। और महामंत्री कौन थे, दीवान चमन लाल बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 20वां क्वेश्चन क्या है। 20वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 20वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की शुरुआत कब हुई थी, या
या किसके, इंडियन जो सोशलिस्ट थी पार्टी थी वो किसके द्वारा शुरू की गई थी, शुरुआत हुई किसकी द्वारा शुरुआत किया गया था? हमारे पास चार ऑप्शन है। जीडी सावरकर द्वारा, बीडी सावरकर द्वारा, एमएल धिंगरा द्वारा, एस कृष्ण वर्मा द्वारा। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या है? डी है। इसका सही ऑप्शन क्या है? डी है। इंडियन सोशलिस्ट की जो स्थापना थी या जो शुरुआत हो किसने किया था? एस कृष्ण वर्मा द्वारा हुआ था। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। वशिष्ठ पुत्र पुलवामी पुलमावी वशिष्ठ पुत्र पुलवामी नासिक प्रशस्ति के उपरांत, वशिष्ठ पुत्र पुलवामी नासिक प्रशस्ति के उपरांत समीकरण अधोलिखित किस स्थान से किया जाता है? तो इसका सही आप चार ऑप्शन हम लोग देखेंगे क्या क्या है। मालवा, मानधता क्षेत्र, पारियार क्षेत्र, उत्तरी कोंकण। तो इसका जो सही आंसर क्या है? उत्तरी कोंकण। इसका आंसर जो है वो क्या है? डी है। तो अब देखेंगे वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के नासिक प्रशस्ति के उपरांत का समीकरण अधोलिखित उत्तरी कोंकण नामक स्थान से लिया जाता है। तो इसका प्रतिष्ठान अथवा पैठण महाराष्ट्र को अपनी राजधानी बनाई। इसकी राजधानी क्या थी? महाराष्ट्र थी। महाराष्ट्र को अपनी राजधानी बनाई, जिसे दक्षिणापथेश्वर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? 1893 में, 1893 में शिकागो के विश्व धार्मिक पार्लियामेंट में भारत का किसने प्रतिनिधित्व किया था? 1893 में शिकागो के विश्व धार्मिक पार्लियामेंट में भारत का किसने प्रतिनिधित्व किया था? ये तो लगभग सभी लोग जानते हैं। चार ऑप्शन हमारे पास दिया गया। दादा भाई नौरोजी, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद। तो इसको तो सभी लोग जानते हैं। 1893 में स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया था, शिकागो में विश्व धार्मिक पार्लियामेंट का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्न सूचियों को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चूज करना है। हम देखेंगे चार यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, इसको सुमेलित करना है। चार ऑप्शन है, सूची वन, सूची टू दी गई, इसको हमको ऑप्शन को मिलाना है। तो हम लोग देखेंगे इधर क्या है। सत्य शोधक समाज ये है, आर्य समाज, श्री सरीन सभा, श्री नारायण धर्म परिपालन सभा, इसको क्या है इससे मिलाना है। ठीक है। इधर क्या सत्य शोधक समाज के सामने क्या दिया है? उत्तरी भारत, आर्य समाज महाराष्ट्र, श्री सरीन सभा, श्री सरीन सभा केरल, श्री नारायण धर्म परिपालन सभा पंजाब। तो इन चारों को एक दूसरे से मिलाना है। तो हम लोग देखेंगे इसका ऑप्शन क्या है। इसका ऑप्शन यहाँ पे चार दिया हुआ है, ABCD। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 2 1 4 3, 1 2 3 4, 3 1 2 4 या 4 2 1 3। इसका जो सही आंसर क्या होगा वो होगा ए। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? वो ए। सत्य शोधक समाज जो था, सत्य शोधक समाज, वो सत्य शोधक समाज कहाँ का था? महाराष्ट्र का था। ठीक है। आर्य समाज कहाँ का था? ये उत्तरी भारत का था। श्री सरीन सभा कहाँ की थी? पंजाब की थी। ठीक है। श्री नारायण धर्म परिपालन सभा कहाँ की थी? वो केरल की थी। इसका सही ऑप्शन क्या है? 2 1 4 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। बंगाल सूबे का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अंतिम गवर्नर कौन था हम लोग देखेंगे। बंगाल बंगाल सूबे का अंतिम गवर्नर कौन था जिसे मुगल बादशाह ने नियुक्त किया था? जिसे मुगल बादशाह ने नियुक्त किया था। तो हम जब देखेंगे बंगाल सूबे का अंतिम गवर्नर कौन था जिसने, जिसको किसने नियुक्त किया था? मुगल शासक ने या मुगल बादशाह ने नियुक्त किया था। यहाँ हम लोग चार ऑप्शन दिया गया। मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां, सरफराज खां, सिराजुद्दौला। इसका जो सही ऑप्शन क्या है? वो मुर्शिद कुली खां। मतलब बंगाल सूबे का जो अंतिम गवर्नर था वो कौन था? मुर्शिद कुली खां था, जिसको मुगल शासक ने क्या किया था? मुगल बादशाह ने नियुक्त किया था। उसके बाद ये अंतिम गवर्नर था। ये हमेशा याद रखिएगा, अंतिम वगैरह हमेशा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा? ए होगा।
अब हम इसका लोग व्याख्या थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि मुगलकालीन सूबों जो था, मुगलकालीन सूबों में बंगाल, बंगाल क्या था, एक धनाढ़ प्रांत था, क्योंकि वहाँ सारा व्यापार वगैरह जो समुद्री व्यापार होता था वो बंगाल से ही होता था, और ये समृद्ध था काफी। और राजधानी दिल्ली से, जिस समय मुगलों की राजधानी थी वो क्या थी, दिल्ली थी, दिल्ली से काफी दूर था। इसलिए क्या होता था कि वहाँ पे गवर्नर वगैरह नियुक्त किए जाते थे जिससे प्रशासन अच्छे से संभाला जा सके। तो 1700 ईस्वी में जो है मुर्शिद कुली खां को औरंगजेब ने बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। तो मुर्शिद कुली खां को किसने नियुक्त किया था, औरंगजेब ने नियुक्त किया था। और मुर्शिद कुली खां औरंगजेब की मृत्यु के बाद पूर्णतः अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। और क्या किया उसने कि राजधानी को ढाका से हस्तांतरित करके मुर्शिदाबाद में ट्रांसफर कर दिया। ये मतलब कि औरंगजेब के मरने के बाद अपने आप को क्या किया इसने, स्वतंत्र घोषित कर लिया और राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद ट्रांसफर कर ली। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे काल कोठरी त्रासदी। काल कोठरी त्रासदी हम लोग देखेंगे। काल कोठरी त्रासदी जो हुई थी इसमें किसे बंदी बनाया गया था या किसे बंदी बनाया जाने से संबंधित है। पहला ऑप्शन है फ्रांसीसी, दूसरा है डच, तीसरा है अंग्रेज, चौथा है पुर्तगाली। तो काल कोठरी की जो त्रासदी है, ये हालवेल की घटना जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, ब्रिटिश टाइम की घटना या, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। इसका जो सही आंसर है वो अंग्रेज होगा। तो काल कोठरी में अंग्रेजों को बंदी बनाया गया था। तो हम देखेंगे 15 जून 1756 ईस्वी में फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम जो फोर्ट था उसको सिराजुद्दौला के सैनिकों ने घेर लिया। सिराजुद्दौला के सैनिकों ने घेर लिया तो अंग्रेजों ने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण कर दिया और सिराजुद्दौला के आदेश पर 146 बंदियों को 18 फुट लंबे और 14 फुट 10 इंच चौड़े कक्ष में बंदी बना लिया गया। इसी को काल कोठरी की घटना कही जाती है। 20 जून 1956 को उसमें बंद कर दिया गया था, 1756 को बंद कर दिया गया था, जिसमें से केवल 23 व्यक्ति ही जीवित बचे थे। इस घटना को काल कोठरी की त्रासदी कही जाती है। और इस घटना की जानकारी किसने दी थी, अंग्रेज अधिकारी जे हालवेल ने दी थी। इसको हालवेल की घटना भी कहते हैं। इस घटना में कितनी सच्चाई है आज तक इसकी व्याख्या नहीं की जा सकी है। अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित, बंगाल में रॉबर्ट बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल में रॉबर्ट बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैध सरकार या द्वैध शासन किसने समाप्त किया था। कि इसमें चार ऑप्शन दिया गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड मिंटो। इसका जो सही आंसर वो क्या है, वारेन हेस्टिंग। तो द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था, वारेन हेस्टिंग को ने समाप्त किया था। तो वारेन हेस्टिंग के बारे में हम लोग जाएंगे। वारेन हेस्टिंग 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के का गवर्नर बन के भारत आया, जिस जिसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। और इसने देखा कि जो कंपनी के कर्मचारी थे वो पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुके थे। इसमें क्या किया वारेन हेस्टिंग ने, क्या किया, अंकुश लगाने का वारेन हेस्टिंग ने अंकुश लगाया, बहुत ही अंकुश लगाया। और द्वैध शासन को क्या किया, उसने समाप्त कर दिया। द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और बंगाल के नवाब से प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया। बंगाल के नवाब से जो प्रशासन का जो कार्य था वो अपने हाथ में ले लिया, तथा नवाब को 16 लाख रुपए वार्षिक पेंशन की व्यवस्था कर दी। नवाब के लिए क्या किया, 16 लाख रुपया वार्षिक पेंशन पर रख दिया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बीच में असहयोग आंदोलन जो चला था, उस समय नेशनल कॉलेज ऑफ कलकत्ता, नेशनल कॉलेज ऑफ कलकत्ता का प्राचार्य कौन था। असहयोग आंदोलन के दौरान नेशनल कॉलेज ऑफ कलकत्ता का प्राचार्य कौन था। चार ऑप्शन हम लोग देखेंगे, हमारे सामने चार ऑप्शन दिया, एस.सी. बोस, पी.सी. राय, जे.सी. बोस, आशुतोष मुखर्जी। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या है, एस.सी.
बोस। इसका जो सही ऑप्शन क्या है, ए है। थोड़ा सा हम लोग असहयोग आंदोलन के बारे में जान लेंगे। तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था और 12 फरवरी 1922 को चला था। 12 फरवरी 1922 के बीच ऐसा क्या हो गया था कि असहयोग आंदोलन बंद हो गया था, तो इस समय चौरी चौरा की घटना हुई थी गोरखपुर में। चौरी चौरा की जो घटना हुई थी उसमें काफी लोग मारे गए थे, तो उसमें गांधी जी ने क्या किया, आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है। इस समय क्या था, इसी दौरान सुभाष चंद्र बोस जो थे वो नेशनल कॉलेज ऑफ कलकत्ता के प्रधानाचार्य बने थे। अगला हम लोग देखेंगे साइमन कमीशन। अगला हम देखेंगे साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार कौन था? अगला हम देखेंगे साइमन कमीशन की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार कौन था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड साइमन, जॉन साइमन, रेमसे मैकडोनाल्ड या लॉर्ड बर्केनहेड। इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है डी, लॉर्ड बर्केनहेड थे। इसका जो हम लोग व्याख्या देखेंगे, साइमन आयोग की नियुक्ति के लिए रूढ़िवादी दल के जो नेता थे लॉर्ड बर्केनहेड, ये जिम्मेदार थे। इनका मानना था कि भारतीय लोग संवैधानिक सुधारों के लिए कानून बनाने के लिए सक्षम नहीं है। तो ये क्या सोचते थे कि भारतीय जो है अभी अपने लिए कानून बनाने के लिए सक्षम नहीं है, इसलिए साइमन आयोग बनाया गया कि साइमन आयोग जाके कानूनी सुधार भारत में करेगा। ब्रिटिश सरकार ने 1919 एक्ट के तहत यह घोषणा की थी कि 10 वर्ष के अंदर ही संवैधानिक सुधारों की समीक्षा हो। 10 वर्ष के अंदर संवैधानिक सुधारों की समीक्षा एक कमेटी बनाई जाएगी या एक आयोग का गठन किया जाएगा। परिणाम स्वरूप 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन आयोग की साइमन आयोग का गठन हुआ। इसमें इसकी खास बात क्या थी कि इसमें जो है इस आयोग में सभी जो सदस्य थे वो क्या थे, ब्रिटिश थे। इस आयोग में जो थे वो सभी सदस्य जो थे ब्रिटिश थे, एक भी भारतीय उसमें शामिल नहीं था। इसीलिए भारतीयों ने इसका जमकर विरोध किया था। इसलिए भारत में इसका जमकर विरोध हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्गठन के प्रश्न की जांच के लिए 1954 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए कमीशन में निम्नलिखित में से सदस्य नहीं था। कौन सदस्य नहीं था? मतलब भारतीय संघ जो उस समय था उसमें राज्यों के पुनर्गठन के लिए जो कमेटी बनाई गई थी या जो कमीशन बना था, उसमें से इनमें से कौन सा सदस्य नहीं था वो आपको छांटना है। 4 ऑप्शन दिए गए हमारे सामने, फजल अली, एसपी सिन्हा, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, के एम पडिक्कर। तो ये आपको चारों ऑप्शन में से छांटना है। तो इसमें से जो सदस्य नहीं थे वो कौन थे? एसपी सिन्हा नहीं थे। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी। तो देखेंगे स्वतंत्रता के बाद राज्यों के पुनर्गठन पे बात चल रही थी, तो सब लोगों ने अलग अलग राय दिया था कि कैसे राज्य का पुनर्गठन किया जाए। तो लास्ट में क्या है, भाषा के आधार पर निर्धारित हुआ कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। तो साथ ही साथ जगह जगह से आवाज भी उठने लगी कि जो हमारी भारत देश में देखेंगे, भारत देश में कई भाषाएं हैं, वहां से आवाज उठने लगी कि हमारी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो। तो इसके लिए क्या किया सरकार ने, भारत सरकार ने एक आयोग का गठन किया। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के लिए एक आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे। और सबसे पहला जो राज्य बना भाषाई दर पर वो कौन था? आंध्र प्रदेश था। राज्य पुनर्गठन के आधार पर भाषाई दर पर 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश का प्रथम बार निर्माण हुआ था। तो आज की जो व्याख्या वीडियो है, आरो प्रश्न की जो व्याख्या वीडियो, हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे आप लोग के यह वीडियो देखने के लिए या संपूर्ण व्याख्या के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, व्याख्या वीडियो देखते रहिए। इसी तरह हम आपको प्री की व्याख्या के साथ साथ मेंस की भी हम व्याख्या लाएंगे, और मेंस में आंसर राइटिंग कैसे लिखना है वो हम सिखाएंगे, प्रॉपर सिखाएंगे कि किसी भी एग्जाम में, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो चाहे यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, उसमें कैसे आंसर राइटिंग लिखा जाता है मेंस में, वो हम आपको प्रॉपर सिखाएंगे। यहाँ पे
और आपको बहुत अच्छे तरीके से हम गाइड करेंगे। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। इसकी आगे देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, फॉलो करो, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे नोटबुक आईएएस चैनल को फॉलो करें और हमारा जो टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन करें। टेस्ट देते रहें, हम आपकी इसकी जो संपूर्ण व्याख्या है, संपूर्ण डिटेल हम अपने चैनल पर लाते रहेंगे। आज के लिए ही इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।